तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। देखो तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि आपको दो नंबर्स दे रखी हैं और ये दोनों नंबर्स आपको क्या बताने हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, इनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो देखने में थोड़े से अजीब लग रहे हैं लेकिन ये है नहीं, बहुत ज्यादा आपके इजी क्वेश्चन है। अब देखो जब मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती क्या है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, थोड़ा बहुत याद हो तो आपको। तो मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट वन इन इटसेल्फ, मतलब कि संख्या में या तो एक का भाग जाएगा या खुद का जाएगा। अगर इन दो को छोड़ के यदि तीसरी संख्या का भी भाग चला जाता है तो संख्या कौन सी होती है, आपकी भाज्य संख्याएं होती है। तो हमें केवल यही प्रूव करना है कि सर इस नंबर में मुझे एक खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर किसी तीसरी संख्या को और इन्वॉल्व करना है। ठीक है, इतना ही है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो नंबर लिख रहा है प्लस का साइन लगा हुआ है 13 है। अब देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूं कि मैं क्या करूंगा, इस 13 को यहां से कॉमन नहीं ले सकता क्या, दोनों में से, इसमें से और इसमें से अगर मैं 13 को बाहर खींच लूं तो क्या निकल के आएगा कि सर यहां तो 7 into 11 बचेगा, लेकिन प्लस के बाद 13 जैसे ही बाहर आएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस चीज को मुझे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? ये एक संख्या निकल के आ रही है जिसमें 13 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संख्या कुछ भी निकल के आ जाए, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि इसमें 13 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 13 इसका एक फैक्टर है कि इसमें 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी ये संख्या। इतना समझ में आ रहा है ना? ये तो चीज क्लियरली हो रही है यार कि इसमें 13 एक फैक्टर के रूप में है। अगर इस संख्या को मैं पूरा सॉल्व करके निकालूंगा तो उसमें 13 से आराम से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि सर एक और खुद को छोड़ के एक चीज और इन्वॉल्व होगी, एक संख्या और इन्वॉल्व होगी, वो कौन सी होगी? 13 होने के तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा और भी कोई संख्या निकल के आ सकती है, लेकिन हमें केवल भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है, केवल हमें तीसरी संख्या को इसमें ऐड करना है। तो वो कौन सी हो गई? वो हो गई 13। तो मैं लिख सकता हूं सर अतः स्पष्ट है कि मतलब क्लियर है कि, ठीक है, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि सर जो संख्या है, संख्या कौन सी 7 into 11 into 13 प्लस 13 में एक और स्वयं को छोड़ के, एक और स्वयं को छोड़ के, स्वयं के अलावा 13 भी इसका गुणनखंड है। क्या समझ में आया कि सर इसका 13 एक फैक्टर निकल के आ रहा है, और जब संख्याएं आपको इतना पता चल गई कि एक और स्वयं को छोड़ के अगर तीसरी संख्या भी इन्वॉल्व हो जाती है, उसका फैक्टर बन जाती है, तो संख्या आराम से भाज्य संख्या बन जाती है। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहां लिखा है कि अतः स्पष्ट है कि संख्या इसमें कि एक का भाग तो चला ही जाएगा, कुछ भी निकल के आए। ठीक है, दूसरा इसको खुद को छोड़ के इसमें एक संख्या मैंने ऐसी बता दी कि सर इसमें 13 का भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो मैं आराम से बोल दिया कि सर डेफिनेशन से मुझे पता चल जाता है कि ये संख्या कौन सी होगी, भाज्य संख्या हो गई। अतः यह संख्या कौन सी है? अतः यह एक कंपोजिट नंबर है, या बोल सकते हो आप भाज्य संख्या है। ठीक है भाई, क्लियर है? अब सेम टू सेम क्वेश्चन आपका ये वाला है, सेम है, दिखने में बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे करोगे कि सर सेम है कि यहां से यहां तक का एक पार्ट है, दूसरा प्लस में दूसरा पार्ट दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से कॉमन यहां से निकाल लूंगा। ठीक है, कॉमन कैसे निकालूंगा? मैंने 5 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा मेरे पास? 7 into 6, ये 5 कॉमन आ गया, तो 4 into 3 into 2 into 1, और यहां से आपको बन गया प्लस, और प्लस के बाद अगर 5 आप कॉमन लोगे तो यहां बन जाएगा 1। अब मुझे इतनी बड़ी संख्या को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे यहां स्पष्ट हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि सर इस संख्या में सॉल्व करने के बाद कुछ भी आए उसमें 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इसका एक फैक्टर बन गया, क्योंकि इसमें 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि, आप फिर से वही लिख सकते हो कि सर अतः स्पष्ट है कि संख्या कौन सी आपकी? संख्या 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 में एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा क्या फैक्टर है उसका? 5। क्या है? 5 भी
एक अभाज्य गुणनखंड है 5b, इसका अभाज्य गुणनखंड है 5b, इसका गुणनखंड है, ऐसा भी लिख सकते हो, या अभाज्य गुणनखंड है ऐसा भी लिख सकते हो। 5b इसका गुणनखंड या फैक्टर है, अतः यहां से ऐसे लिख सकते हो, अतः यह एक कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, ठीक है, अतः ये भाज्य संख्या है। क्लियर है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन है बहुत इजी। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे, इस तरह मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद उसके फैक्टर निकालूंगा और फैक्टर अगर निकल आते हैं तो मैं आराम से बोल सकता हूं भाज्य संख्या। लेकिन इतना चीज हमें नहीं निकला है क्योंकि हमें केवल आपको तीसरी संख्या को इन्वॉल्व करना होता है जब मुझे भाज्य संख्या किसी चीज को प्रूव करनी है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम वाला, तो वो जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा थोड़े से आपको डिफिकल्ट भी लगते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं कि उस चीज को थोड़ा सा रट्टा मार लेते हैं कि सर इस वाले क्वेश्चन में एचसीएफ आता है और मेरी पूरी बुक में 2 या 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। लेकिन मैथ है, मैथ में कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर एक पूरा की पूरा सीरीज बना रहा हूं। ठीक है, कि एचसीएफ और एलसीएम से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं और किस प्रकार मैं उनको समझ सकता हूं कि सर इसमें एचसीएफ भी है कि इसमें एलसीएम है। उनको रट्टा नहीं मारना है कि सर इसमें एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें।